किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विपिन यादव। जैसा कि आप जानते हैं, खेती किसानी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों के बारे में हम यहां पर चर्चा करते हैं। आपको समय समय पर जो उन्नतशील जो क्रियाएं होती हैं उनके बारे में हम रूबरू करवाते हैं। और ऐसे ही आज एक बहुत ही स्पेशल विषय पे हम लोग बात करेंगे। आज हमारा विषय है कृषि यंत्र उपयोग में सावधानियाँ। अगर हम विषय की बात करें तो बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ें हैं इस विषय में, और विस्तार से बात करेंगे। और इसी विषय पे हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर डी.वी. सिंह, जो कि वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश से। सर स्वागत है सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद किसान भाइयों। जैसे कि किसान भाइयों आप जानते हैं, जो हमारे कृषि यंत्र होते हैं उनके उपयोग में सावधानियाँ बहुत विस्तारित हम बात करें तो बहुत सारे यंत्र होते हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हम इस विषय को हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि विषय एक्चुअल में है क्या ये। देखिए, सोयाबीन हो या कोई भी फसल हो, सावधानी यंत्रों के ऊपर में सबसे ऊपर रखता हूँ मैं। उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण से मैं शुरू करूँगा, आगे जो प्रश्नोत्तरी होगी उसका भी जवाब दूंगा। कि मैं सभी किसान भाइयों को एक बात हमेशा कहता हूँ कि आग, पानी, बिजली और मशीन ये किसी को माफ़ नहीं करते। सही बात। अगर इनके साथ में, अगर आप मशीन के साथ आग, बिजली और पानी के साथ किसी भी तरह की असावधानी करेंगे तो दुर्घटना निश्चित है, क्योंकि इनके पास दिल और दिमाग नहीं होता। इसलिए सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं। और एक अपने विषय के, मेरे विषय ही है तो मैं लगातार इन पर टच में रहता हूं। तो मैं बहुत बार देखता हूं ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और ख़ासतौर पर किसान भाई हर चीज़ को क्षमा करेंगे, बहुत हल्के में लेता है। अरे कुछ नहीं होता। ये जो कुछ नहीं होता है, इससे अभी पीछे सीहोर ज़िले में किसान की कुछ जान से हाथ धोना पड़ा, छोटी सी घटना के ऊपर। और अक्सर मेरे पास शिकायत आती है, चूँकि मैं डीडी किसान से यहाँ से भी जुड़ा हूँ, हेलो किसान दिल्ली से भी जुड़ा हूँ, तो मुझसे कॉल सेंटर के माध्यम से बहुत फ़ोन आते हैं। तो सुनता हूँ तो बड़ा दुख होता है। किसी की उंगली कट गई, किसी का हाथ कट गया, और कहीं ट्रैक्टर की दुर्घटना हो गई, कहीं थ्रेशर में हाथ चला गया। तो ये बहुत सारी ऐसी संभावनाएं दुर्घटनाओं की बनी होती है। इसलिए सावधानी को मैं सबसे ऊपर रखना चाहता हूं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहता हूं, किसी भी यंत्र को चलाते समय प्रशिक्षित व्यक्ति ही चलाए। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, इसके आगे आप इस पर हम आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। जैसे हम थ्रेशर की दुर्घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में, अफसोस की बात है, लगभग 10,000 लोगों को चोट लगती है। चोट में कुछ मृत्यु भी होती है, कुछ उंगली कटती है, कुछ हाथ कट जाता है। तो थ्रेशर के अंदर में सबसे बड़ी, मैं बार बार ये कई स्तरों पर इन बातों को उठाता हूँ कि जो भी व्यक्ति प्रशिक्षित हो वही थ्रेशर चलाए। जबकि थ्रेशर को हम समझते हैं कि एक मजदूर का काम है, कोई भी खड़ा होकर थ्रेशर चला देगा। नहीं, इससे दुर्घटनाएं होती हैं। और मैं इस पर लगातार सभी स्तरों पर जोर देता हूँ कि थ्रेशर उसी व्यक्ति को चलाने को दिया जाए जो इस पर प्रशिक्षित हो। जबकि उल्टा होता है, जो मजदूर मिल गया वो मजदूर को थ्रेशर पे लगा दिया, और वो मजदूर बेचारा कहाँ से आया, कैसे आया, हाथ से हाथ धोता है, उंगली कट जाती है। तो इनमें बहुत सारे विषय हैं, अब हम आगे चर्चा करेंगे ज़रूर। बहुत किसान भाइयों, आपको मैं कहना चाहूँगा, वाकई में एक गंभीर विषय है ये। कृषि यंत्रों में सावधानियाँ जो होती है, कहीं ना कहीं हमें क्योंकि ये जो एक क्षेत्र है कृषि का, इसमें बहुत सारे यंत्र हो गए। आधुनिक अगर हम यंत्रों की बात करें तो इतने सारे यंत्र हो चुके हैं कि किसान भाई आधुनिकरण के इस दौर में कई यंत्रों का इस्तेमाल करता है। तो धीरे धीरे हम शुरुआत करेंगे कृषि यंत्रों के बारे में। मुख्य कृषि यंत्र जो है वो फिलहाल में है ट्रैक्टर। तो सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ट्रैक्टर के ही हम मुख्य रूप से अगर बात करें तो ट्रैक्टर चलाते वक्त क्या सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए। देखिए, मैं ट्रैक्टर का जैसे विषय आया तो मैं इस पर सबसे पहली बात ये कहूँगा कि ट्रैक्टर में जो भी चलाए वो प्रशिक्षण ले उसका पूरा। जो कि जब भी हम नया ट्रैक्टर खरीदते हैं तो कंपनियां आमतौर पर 50 घंटे खेत पर हमको प्रशिक्षण देती हैं।
अच्छा। ट्रैक्टर कैसे चलाया जाए, हम ट्रैक्टर को बहुत हल्के में लेते हैं कि ट्रैक्टर चलाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं उसमें एक छोटी सी बात जोड़ूंगा। जैसे ट्रैक्टर, अक्सर हम किसान भाई क्या करते हैं, ट्रैक्टर समय पर काम करते हैं। हम ट्रैक्टर लेके आते हैं और घर पर अपने ढलान में खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल सही बात। हमने ट्रैक्टर ढलान पे खड़ा कर दिया, बच्चा आया, उसने गियर न्यूट्रल कर दिया, ट्रैक्टर लुढ़क गया, किसी को कुचल गया, किसी को चोट लग गई। या जैसे कोई भी यंत्र खेत में चल रहा है, अगर आप प्रशिक्षित नहीं हैं, लोग कल्टीवेटर के ऊपर और ट्रैक्टर के ऊपर बैठा लेते हैं लोगों को, जिस पर पूरा रोक होना चाहिए। बिल्कुल नहीं बैठाएं, चलते हुए कृषि यंत्र के पास, ट्रैक्टर चलते हुए के पास ना आए। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि ट्रैक्टर में कोई भी सुधार अगर हमको करना है, किसी भी तरह का हमें परिवर्तन करना है, तो तुरंत ट्रैक्टर को पूरा बंद करें, उसकी चाबी निकालें और दूर रख लें, उसके बाद ही उसमें सुधार करें। किसी भी तरह से ट्रैक्टर के चलने की स्थिति में कोई भी सुधार बिल्कुल नहीं करें। बिल्कुल। हैंड ब्रेक भी लगा सकते हैं आप, हैंड ब्रेक लगा के मतलब पूरा लॉक करके उससे रख सकते हैं। आधुनिकरण के इस युग में आजकल ट्रैक्टर में भी जो कृषि यंत्र है मुख्य रूप है से काफ़ी ज़्यादा अभी जो उसमें चीज़ें आ गई हैं कि अभी हैंड ब्रेक लगा सकते हैं, बिल्कुल, लॉक कर बिल्कुल। सकते हैं आप। तो ये जो सावधानियां हैं, छोटी छोटी बात। नहीं, मैं इसका कारण बता देता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जी। मैं कारण ये बताता हूँ, अक्सर क्या होता है, हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी नहीं होती है कि कार हो या ट्रैक्टर हो, अगर आप 15 दिन से ज़्यादा खड़ा कर देंगे और चलाएंगे नहीं तो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। अक्सर किसान भाई नया भी ट्रैक्टर लाते हैं तो उसकी बैटरी 15 दिन बाद खराब हो जाती है। अब खराब ट्रैक्टर में, खराब बैटरी के अंदर में किसान को एक आदत हो जाती है कि कोई बात नहीं, ट्रैक्टर को ढलान में खड़ा कर दो और उसको आएंगे तो चला करके थोड़ा सा लुढ़का करके हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे। हम वो बैटरी में छोटी सी चीज में ध्यान नहीं देते। कार में भी आप देखिए, अक्सर हम लोग ये भूल जाते हैं कि हर 15 दिन में हमको आधा घंटा कार या ट्रैक्टर को चलाना ही चलाना है। और वो ये जो आदत है बैटरी खराब होने की, इस वजह से बच्चों को चोट लगती है। ये मैं अक्सर बोलता हूं कि बच्चों को चोट लगने का बहुत बड़ा कारण है। मैं बताऊंगा कई चीजें ऐसी, जैसे आपने यंत्रों की बात करी। अब हम अक्सर कुएं के अंदर में, मान लीजिए हमने कोई पंप लगाया या बिजली का मोटर लगा दिया, हम अक्सर बच्चों को उतार देते हैं कि भाई बड़ा आदमी कोई उतर नहीं पा रहा है तो बच्चे को उतार दो। अभी मुझे एक किसान ने फोन किया, उसने बताया कि सर मेरे भतीजे को करंट लग गया सर, कुएं में उतारा था उसको। अब इससे आगे मैं क्या बताऊं, हाई वोल्टेज का करंट लगा हुआ, बच्चे का क्या परिणाम हुआ। मैं बहुत किसान भाइयों से लगातार जुड़ा रहता हूं, कम से कम 7-8 किसान भाइयों से रोज बात करता हूं, सबसे प्रार्थना करता हूं कि सबसे ऊपर सावधानी। जान चली गई तो उसके बाद में हमारे पास कुछ भी नहीं है। और बच्चों को खास तौर पर मैं बड़े स्पष्ट तौर पर कहता हूं, किसी भी बच्चे को ट्रैक्टर के पास, कृषि यंत्रों के पास, मोटरों के पास, थ्रेशर के पास बिल्कुल ना आने दें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। प्रशिक्षण के लिए हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए, किस तरीके से प्रशिक्षण लेना चाहिए? सिर्फ ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं हम, आगे और भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए हम तो अभी भोपाल में बैठे हैं, बगल में हमारे बुधनी है। बिल्कुल। बुधनी में CFM-TTI है, ट्रैक्टर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेंटर है। कोई भी ट्रैक्टर, तरह तरह के प्रशिक्षण के उनके कार्यक्रम चलते हैं। आप उनके निदेशक से बात कर सकते हैं। और ये भी जानकारी दे दूं कि कोई भी ट्रैक्टर हिंदुस्तान में उसको बैंक का लोन नहीं मिलता अगर वो बुधनी से टेस्टिंग पास नहीं है। अच्छा।
बुधनी से टेस्टिंग पास नहीं है तो आपको ट्रैक्टर लोन पर नहीं मिल सकता। और तरह तरह के प्रशिक्षण होते हैं। इसके अलावा आपको कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग, बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे कोऑपरेटिव्स आपको लगातार प्रशिक्षण देते रहते हैं। तो आप इन प्रशिक्षणों में शामिल होइए। मगर देखिए, प्रशिक्षण ले लिया, मेरे दिल में आ गया, मैं तो बहुत पुराना आदमी हूँ, मुझे क्या सीखना है? सही बात, ये जो चीज़ है, ये दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल सही बात है। तो किसान भाइयों, देखिए आपने कहा प्रशिक्षण के बारे में, तो प्रशिक्षण सर ने बताया प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से लेना है ये भी इसके बारे में हम लोगों ने बात की। ट्रैक्टर के बारे में बात की। ट्रैक्टर के अब सहयंत्र जो रहते हैं, जैसे कि जो पहले हम बात करें, ट्रैक्टर के साथ में ट्रॉली रहता है, तो ट्रॉली कहाँ चलाते हैं? ट्रॉली रोड पे आता है या किसी ढुलाई के कारण जो काम में होते हैं उनमें आता है। ट्रॉली सर रोड पे चलता है। हम आजकल देखते हैं रोड पे बहुत सारे ट्रैक्टर ट्रॉली, बहुत जो कृषि उपज रहती है उनको लेके मंडी जाते हैं या फिर यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट में जो काम आते हैं। तो रोड पे चलते वक्त ट्रॉली के साथ में क्या क्या सावधानियाँ होती हैं? ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा विषय है और मेरा भी प्रिय विषय है। जी। ट्रैक्टर के जो ट्रेलर होता है, जिसको हम अक्सर ट्रॉली बोलते हैं, ट्रॉली को जब हम अक्सर देखता हूँ मैं, तो किसान भाई, खास तौर पर उनके युवा किसान जो हैं, बहुत तीव्र गति से चलाते हैं। सही बात। देखिए, ट्रैक्टर और कार में बहुत फ़र्क है। कार को रोका जा सकता है क्योंकि उसमें वज़न नहीं होता है। ट्रैक्टर में बहुत वज़न होता है, जिसको मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम की वजह से यदि कोई अचानक सामने आ जाए या कोई गड्ढा आ जाए तो आप ट्रैक्टर को तत्काल रोक नहीं सकते। आप कार को रोक सकते हैं, सही बात है। ट्रैक्टर पलट जाता है। खास तौर पर ये ध्यान रखिए, मैं कई बार इन विषयों को उठाता हूं कि मेरे भाई, कभी भी ट्रॉली को कभी भी आप तीव्र गति से नहीं चलाएं जब ट्रेलर रखा है, और या ट्रेलर खाली है तो भी नहीं चलाएं। और खास तौर पे बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं और होती हैं जब ढलान पर चढ़ाते हैं। सही बात है। उसके लिए प्रशिक्षण चाहिए आपको। सही। उसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ट्रॉली है या ट्रेलर है, उसमें रखा हुआ वजन किस तरह से रखा जाए। अब हम ट्रैक्टर ऊपर चढ़ा रहे हैं और हमने चढ़ते हुए पे हम गियर बदलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। क्लच दबाया और गियर बदलने का प्रयास किया, एकदम हमारे इंजन के चक्कर डाउन होते हैं और ट्रैक्टर रुकने की स्थिति में आता है या पीछे लुढ़कने लगता है। ऐसा कार के साथ भी होता है कई बार। खास तौर पे कई बार ऐसा होता है अगर क्लच ठीक नहीं है, या आपने कभी, इसलिए आप तय कर लीजिए आपको ढलान पर या चढ़ाई पर गियर का फैसला पहले कर लीजिए, मुझे कौन से गियर में चलाना है। और चढ़ते समय और उतरते समय गियर का बदलाव बिल्कुल ना करें, बिल्कुल नहीं करें, वरना निश्चिंत आपकी दुर्घटना होने वाली है। तो मैं किसान भाइयों से ये कहता हूं कि ट्रॉली को कभी तेज ना चलाएं, खाली हो या भरा हुआ हो, 2 चक्कों वाला हो या 4 चक्के की ट्रॉली है, दोनों को अलग अलग चलाने का ढंग है, किसान भाई जानते हैं। 2 चक्के का ट्रॉली और 4 चक्के की ट्रॉली का चलाने का तरीका अलग है, लेकिन इतनी गति से चलाते हैं सड़कों के ऊपर और आए दिन दुर्घटना होती हैं। मुझे बड़ा अफसोस है और मुझे पक्का ये मालूम है कि बहुत जल्दी ऐसे नियम आएंगे जिससे कारों की गति को रोका जाता है। डॉपलर राडार लगा करके कार की गति का हिसाब लगा के उनको जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे ट्रैक्टर में भी होगा ये, क्योंकि सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी को भी दुर्घटना में चोट लगे या मृत्यु हो। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग यानी कि किसान भाइयों की सुरक्षा के लिए ही ये कदम उठाना पड़ेगा। एक अभी मैं बात करूंगा वर्तमान की, तो अभी जो समयांतर जो चल रहा है, कहीं ना कहीं रबी सीज़न का आगमन हो रहा है और खरीफ सीज़न का अभी विदाई हो रही है। तो ऐसे समय में कुछ गतिविधियां देखने को मिलती हैं, जैसे खेतों की जुताई हो रही है, जो खरीफ सीज़न है उसकी कटाई, फसलों की कटाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि यंत्र जो है, अलग अलग यंत्र हमें खेतों में चलते हुए मिलते हैं। कटाई की हम बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल में जो रबी सीज़न की हम बात करें, तैयारी की बात करें, तो जुताई अभी देखने को मिलती है, यानी कल्टीवेटर की बात होती है, कल्टीवेटर की बात होती है, रोटोवेटर के यंत्र है उसकी बात होती है। तो ऐसे जुताई के जो यंत्र हैं, क्या क्या यंत्र हैं और उन यंत्रों में क्या सावधानी हमें बरतना चाहिए? जी, इस पे भी हम बहुत कहीं ना कहीं बात बिल्कुल ज़रूरी है यहाँ पर। बिल्कुल। देखिए, कई यंत्र हैं, खेत को जोतना या हाँकना भी कहते हैं। हाँ आमतौर पे किसान हाँकना बोलता है। खेत की हकाई के लिए पंजा होता है, जी, दांते वाला कल्टीवेटर होता है, रोटरी टिलर होता है जिसको आम भाषा में रोटावेटर के नाम से जानते हैं। रोटावेटर असल में हमें नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि रोटावेटर एक ब्रांड नेम है। उसका असली नाम रोटरी टिलर है, मगर वो डालडा की तरह से हो गया है कि वनस्पति, हम बोलते नहीं कि वनस्पति घी में पराठा बनाए, हम कहते हैं डालडे में पराठा बनाए, ऐसे रोटावेटर का हम बोलते हैं। रोटावेटर में बहुत ज़्यादा सावधानियां हैं। खास तौर पर रोटावेटर में ये ध्यान रखें कि रोटावेटर के आसपास कोई नहीं आए, चलते ब्लेड पर कोई भी आसपास नहीं आए,
क्योंकि कोई भी अंग उससे अगर आएगा ब्लेड के संपर्क में तो वो अंग के छिन्न भिन्न हो जाएगा बिल्कुल। वो बहुत ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बात है, ढीले कपड़े पहन करके कभी भी ट्रैक्टर ना चलाएं और कृषि यंत्र ना चलाएं, और खास तौर पे रोटावेटर ना चलाएं। कोई भी यंत्र अगर आप चला रहे हैं, जैसे आप प्लाऊ चला रहे हैं, ढीला यंत्र रखें, ढीले कपड़े पहने हैं। थ्रेशर चला रहे हैं आप, ढीला कपड़ा रखा है। कोई भी घूमने वाली चीज़ है, मान लीजिए आप दवा का छिड़काव कर रहे हैं, उसमें भी बेल्ट चल रही है, अगर बेल्ट में आपका वो कपड़ा ढीला फंस गया या थ्रेशर में फंस गया, रोटावेटर में फंस गया, ट्रैक्टर में फंस गया, तो क्षमा करेंगे, कई बार टोके में भी होता है। टोका शायद आप समझते होंगे, टोका बोलते हैं चाफ कटर को, चारा काटने वाले को। चारा काटने वाला सबसे बड़ा दुर्घटना का एक संकेतक मशीन है। छोटी मशीन है और हाथ कटता है, सबसे बुरी तरह से हाथ कट जाता है जी। टोके में। हालांकि मशीनें अच्छी आ गई। मैं इसलिए थोड़ा सा एक किसान भाइयों सभी से अनुरोध करूंगा कि कोई भी BIS या ISI, अब उसको BIS कहा जाता, ISI प्रमाणित यदि मशीन नहीं है तो उसको ना खरीदें बिल्कुल। क्योंकि और एक और छोटी सी चीज बताता हूं, मुझे कई किसान ऐसे मिलते हैं कि सर वो मशीन तो आपके हिसाब से ली थी मैंने BIS ISI, मगर सर फिर भी दुर्घटना हो गई। तो मालूम ये चला कि उन्होंने मशीन को परिवर्तित कर लिया, अपने हिसाब से मशीन में सुधार कर लिए, बदलाव कर लिए, और बाद में दुर्घटना का शिकार हुए। तो जो भी प्रामाणिक चीज लें उसमें कानूनी तौर पर, ट्रैक्टर हो या यंत्र हो, आप किसी भी मशीन के उनके जो स्टैंडर्ड होते हैं उनके हिसाब से आप बदल नहीं सकते। कारों में भी नहीं बदल सकते हैं आप, ट्रैक्टर में भी नहीं बदल सकते, गैर कानूनी होता है। अगर आप देखें तो अगर आपको इंश्योरेंस की बात करने आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ट्रैक्टर में परिवर्तन कर दिया। खास तौर पे ये ध्यान रखिए, रोटावेटर में बहुत खतरनाक दुर्घटनाएं होती हैं। मेरा बार बार ये कहना है कि जब भी कोई यंत्र को सुधारें, उसको निकालें, पार्किंग ब्रेक जिनको आप हैंड ब्रेक बोल रहे हैं उसको लगाएं, चाबी को निकाल लें, उसके बाद उसका PTO शाफ्ट खोल के निकाल लें। देखिए PTO समझते हैं आप? बिल्कुल। PTO का जो शाफ्ट होता है, प्रोपेलर शाफ्ट बाहर निकालें, और प्रोपेलर शाफ्ट निकालने के बाद में फिर इसमें जो भी सुधार करना है उसको करें। ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल सर ने कहा, ध्यान देने वाली बात है। तो किसान भाइयों को बिल्कुल यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अवश्य ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। रोटावेटर की बात की जैसे हमारे सर ने, अब सर रोटावेटर जैसे हम लोग ये बात करें, अभी जुताई की बात की हम लोगों ने, इसके बाद बुआई की बात है तो वही कंडीशंस उसमें रहती हैं, तो सावधानियाँ भी वही रहती हैं। एक और विषय है सिंचाई। शुरुआत में आपने एक बात कही थी कुएं में उतरना, तो बहुत सारे यंत्र आजकल हमारे किसान भाई जो है इस्तेमाल कर रहे हैं सिंचाई में। बिल्कुल। मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या नहर के द्वारा भी, ट्रैक्टर के द्वारा भी वो कहीं ना कहीं पानी को खेत में लेकर आते हैं। तो क्या यंत्रों का इस्तेमाल होता है और सावधानियाँ क्या क्या हैं? देखिए ये अच्छा विषय, अच्छा प्रश्न आया। इसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक स्किल डेवलपमेंट की एक स्कीम चालू करी हुई है, स्किल डेवलपमेंट। वो स्किल डेवलपमेंट पर मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारे जो खेती के यंत्रों के लिए जो प्रशिक्षण चाहिए, बिजली के यंत्रों के लिए आपको सबमर्सिबल पंप है, आपका सामान्य पंप है या इंजन है, सभी के लिए स्किल डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम भारत सरकार में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रिय विषय रहा है ये कि स्किल डेवलपमेंट। मैं चाहता हूं कि स्किल डेवलपमेंट हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं उसको भी बताता हूं। हमारे दिमाग में क्या होता है, अरे ये मोटर वो उसने सुधार ली, मैं भी सुधार लूंगा, कौन सी बड़ी बात है। नहीं, हम कोशिश ये करते हैं घर में भी और खेतों में भी, मोटरों में भी, इंजनों में भी कभी सुधार का कार्य स्वयं ना करें। मैंने अभी आपको जो एक घटना बताई, बड़ा दर्दनाक घटना आई। बच्चों को अक्सर नीचे उतारते हैं क्योंकि बच्चे हल्के होते हैं, और हम कभी ये ध्यान नहीं देते कि उनमें लाइव करंट चल रहा है। क्योंकि हम करंट इसलिए नहीं तोड़ते, करंट इसलिए नहीं हटाते कि हमको बार बार टेस्ट करना है उसको कि सर मोटर चल रही कि नहीं चल रही, ग्लैंड डोरी हमने डाल दी। हम सबसे सीधा विषय है ये, उसको हम निकालें बाहर। पहले हम उसका जो भी जंपर है, जंपर निकाल दें, ऑफ करें, वहां पर ताला लगाएं। देखिए पूरे विश्व में ये चीजें नियम से होती हैं। जंपर निकालते हैं, ताला लगाते हैं, ताले की चाबी ले जाते हैं और सारे कनेक्शन अलग कर देते हैं, उसके बाद मोटर में सुधार करते हैं। हमारे यहाँ लाइव माने एकदम तार में बिजली चल रही है तो भी हम उसको सुधारने का प्रयास लगातार करते हैं, और बहुत बड़ा मृत्यु का कारण बनता है। क्षमा करें किसान भाइयों, बिजली, अब मैंने बार बार उस बात को कहता हूं, आग, पानी, बिजली और मशीन,
इनके साथ यदि आप प्रशिक्षित नहीं है तो इनमें हाथ मत डालिए। इनके पास ना दिल होता है ना दिमाग होता है, ये किसी को माफ नहीं कर सकते। आप अच्छे आदमी हैं या बुरे आदमी हैं, ना इनके पास दिल है, दिमाग है, ना दया है, ना कुछ नहीं है। इसलिए आग, पानी, बिजली और मशीन में पूरी सावधानी रखें, चाहे ट्रैक्टर हो, कुछ भी हो। बिल्कुल, सिंचाई में तो कहीं ना कहीं बिजली का बहुत महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो बिल्कुल। होता है। तो किसान भाइयों, सिंचाई में आपको ध्यान रखना है। हमने जुताई में बात की, बुआई में बात की। एक और चीज़ जो है वो महत्वपूर्ण यहाँ पर क्योंकि चर्चा करना चाहिए, वो कृषि यंत्रों के उपयोग की बात कर रहे हैं हम और सावधानियों की बात कर रहे हैं। तो किसान भाइयों के लिए एक और नए नए यंत्र आते हैं, खरपतवार नाशी के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, खरपतवार को खेत से बाहर फेंकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर दवाई छिड़काव के लिए इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक में यंत्रों का उपयोग करते हैं। तो वो यंत्र जो है उनमें किस तरीके से सावधानी? बहुत बढ़िया बात। देखिए, कोरोना काल ने हमको बहुत बुरा दौर दिखाया है, लेकिन बहुत कुछ सिखाया भी है। बिल्कुल। कोरोना काल ने हमको मास्क लगाना सिखा दिया है। और दुर्भाग्य की बात मैं बताता हूं, खेतों में जो दवाइयां हम छिड़काव करते हैं, चाहे हम ट्रैक्टर चलित स्प्रेयर से करते हैं या हस्त चलित से करते हैं, उसमें हम मास्क नहीं लगाते और हवा उल्टी सीधी चलती है और थोड़ी देर के बाद में हमें पता नहीं चलता, जहर हमारे अंदर आ जाता है। ये जहर हमारे हार्ट, किडनी, लीवर सबको 2-3 साल 4 साल में खराब कर देता है। तो चूंकि मैं एक बार किसी देश में प्रशिक्षण लेके आया हूं 1 वर्ष का, मैंने देखा है कि वहां पर सरकारी तौर पर नियम है, जो पीपीई किट आप डॉक्टर लोगों को देखा अस्पतालों में, ये कोरोना काल में पहनते हैं, ऐसे पीपीई किट की तरह से पूरा ड्रेस पहनने के बाद ही आप खेत में दवा का छिड़काव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। हमारे यहाँ इस चीज को बहुत आसानी से लिया जाता है। लेकिन अभी बहुत 8-10 दिन पहले मेरे पास एक किसान का फोन आया पश्चिम बंगाल से, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आता है। मैं दूरदर्शन भोपाल से भी जुड़ा हूं और डीडी किसान से भी जुड़ा हुआ हूं, तो कॉल सेंटर के माध्यम से फोन आता है, बोले सर मेरे पूरे शरीर में दाने दाने हो गए सर, और चक्कर आ रहा है। देखिए, सबसे पहली निशानी होती है सर दर्द, चक्कर आना और दाने पड़ जाना। ये आप समझ लीजिए आपके अंदर वो दवाई जा चुकी है, ये जहर है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि अगर हमारे घर के सभी लोग मिलकर के 8-10 सदस्य हाथों से खरपतवार निकालें तो हम दवा का खर्चा बचा सकते हैं। दवा नहीं है, वो जहर है। मैं दवा शब्द इस्तेमाल करने से गुरेज करता हूं, मैं उसको जहर बोलता हूं। उसके जो भी यंत्र हैं, ध्यान रखिए, बेहद खतरनाक हैं। अक्सर हम सुधारने जाते हैं, मैंने किसान भाइयों को देखा, उनकी आंखों में चली जाती है वो, उसका नोजल चेक करने जाते हैं, आंख में चली जाती है। अब आंख में अगर आपके दोनों आंखों में चली गई, भगवान ना करे आपका कहीं अगर हमेशा के लिए आंख चली गई तो क्या होगा। ये अक्सर देखता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कृषि अभियांत्रिकी में पीएचडी हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूं, लंबे समय से इसमें काम कर रहा हूं, जुड़ा हुआ हूं, और मैं बहुत अच्छा मानता हूं कि मुझे किसानों से जुड़ने का मौका भोपाल दूरदर्शन ने दिया है और दूरदर्शन किसान ने दिया है पूरे राष्ट्र में। तो मैं सबसे ऊपर सुरक्षा को रखता हूं। अगर जान है तभी जहान है। सही बात है। इसलिए बहुत जरूरी है, कोई भी आप मशीन चलाएं। हमारे देश में मुझे पूरा भरोसा है, बहुत जल्दी हम 50 रुपए बचाने के लिए बिजली के मिस्त्री को नहीं बुलाते हैं, हम खुद ही बिजली में सुधार करते हैं। अपने घरों में भी करते हैं और खेतों में, मोटरों में भी करते हैं, सब में करते हैं। हम 50 रुपए की बचत के पीछे जान खो देते हैं। सावधानी सबसे ऊपर। और किसान भाइयों, उम्मीद है आज की ये जो जानकारियां हैं, बातें जो हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कारगर साबित भी होंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। मैं विपिन यादव आपसे सर के माध्यम से और हम दोनों आपको नमस्कार विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गेहूं में संतुलित उर्वरक उपयोग करें, उन्नत विधि से करें बीजोपचार, सरसों की उन्नत खेती, मटर की खेती और कृषि मौसम सलाह। और अब खबरें विस्तार से। संतुलित उर्वरक उपयोग से गेहूं का अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। हर वर्ष या 2 वर्ष में एक बार अपने खेतों में कार्बनिक खाद अवश्य डालें। मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों की संतुलित मात्रा का उपयोग करें। फसल चक्र में बदलाव करें। गंधक की कमी वाले खेतों में सिंगल सुपर फास्फेट खाद का उपयोग करें। हर तीसरे वर्ष में एक बार जिंक सल्फेट का उपयोग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करें। अम्लीय भूमि की अम्लता को चूना डालकर दूर करें। क्षारीय भूमि के सुधार के लिए जिप्सम का उपयोग करें। खेत के उतने ही हिस्से
हिस्से में यूरिया का भुरकाव करें जितने हिस्से में सिंचाई उस दिन कर सकें। यूरिया का भुरकाव खेतों से खरपतवार साफ करने के बाद करना चाहिए। यूरिया के भुरकाव के बाद सिंचाई के पानी पर नियंत्रण रखें। बीज उपचारित करने से पूर्व बीज को अच्छी तरह से साफ कर लें। बीजोपचार करते समय धूम्रपान नहीं करना चाहिए। बीजोपचार के पश्चात हाथ पैर साबुन से अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। कवकनाशी के खाली डिब्बों को नष्ट कर देना चाहिए। बीजोपचार करते समय रासायनिक दवाइयों का उपयोग करने तत्पश्चात जैव उर्वरकों का उपयोग करें। कल्चर का उपयोग पैकेट पर लिखी अंतिम तिथि के पूर्व ही कर लेना चाहिए। कल्चर के पैकेट को ठंडे स्थान पर रखें और आग व धूप से बचाएं। सरसों की उन्नत खेती। मौसम की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए किसान सरसों की बुवाई कर सकते हैं। उन्नत किस्में पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा अग्रणी, पूसा तारक, पूसा महक। बीज दर 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ रहना चाहिए। बुवाई से पहले खेत में नमी के स्तर को अवश्य ज्ञात कर लें ताकि अंकुरण प्रभावित ना हो। बुवाई से पहले बीजों को थायरम या कैप्टान 2.5 किलोग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें। बुवाई कतारों में करना अधिक लाभकारी रहता है। कम फैलने वाली किस्मों की बुवाई 30 सेंटीमीटर और अधिक फैलने वाली किस्मों की बुवाई 45 से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनी पंक्तियों में करें। बिरलीकरण द्वारा पौधे से पौधे की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर कर लें। मिट्टी जांच के बाद यदि गंधक की कमी हो तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई पर डालें। मटर की खेती। इस मौसम में अगेती मटर की बुवाई कर सकते हैं। उन्नत किस्में पूसा प्रगति। बीजों को कवकनाशी कैप्टान से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर उपचार करें। उसके बाद फसल विशेष राइजोबियम का टीका अवश्य लगाएं। गुड़ को पानी में उबालकर ठंडा कर लें और राइजोबियम को बीज के साथ मिलाकर उपचारित करके सूखने के लिए किसी छायादार स्थान पर रख दें तथा अगले दिन बुवाई करें। और किसान भाइयों, अब एक नज़र कृषि मौसम सलाह पर। किसान भाई इस समय तापमान को ध्यान में रखते हुए गेहूं की बुवाई शुरू करें। सिंचित अवस्था के लिए अनुशंसित किस्में MP 1203, MP 3382, GW 382, GW 386, HI 1544, HI 8759, MPO 1215। प्रतिबंधित सिंचाई अवस्था के लिए अनुशंसित किस्में MP 3288, MP 3173, MP 1202। असिंचित स्थिति के लिए अनुशंसित किस्में हैं JWS 17, MP 3020, HI 8687। चना बीज जनित रोगों की रोकथाम हेतु बीजोपचार आवश्यक है। बोनी के पूर्व 5 से 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा बेडी प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें एवं बाद में 5 ग्राम राइजोबियम कल्चर, 5 ग्राम PSB कल्चर से बीजोपचार करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा बेडी ना मिलने पर 3 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें। बाद में कल्चर एवं PSB से बीजोपचार करना चाहिए। जवार चना 12, जवार चना 14, जवार चना 218, विजय जवाहर चना 322, जवाहर चना 11, जवाहर चना 130, BGD 72, जाकी 9218, RBG 201, RBG 202, RBG 203 खेती के तहत चने की लोकप्रिय किस्में हैं। इन्हें लगाने की किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।